अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। सीपेक के 10 साल की तकमील एक अहम संगमील है। चीन के सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदा खुसूसी और जमहूरिया चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग इस वक्त पाकिस्तान के अहम दौरे पर हैं, जिन्हें हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया है। खुसूसी तकरीब में शिरकत के साथ साथ वजीर आजम और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें की हैं। मुफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत भी किए हैं। पाकिस्तान की तरक्की हर पाकिस्तानी चाहता है, लेकिन मुल्क दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। और खतरनाक बात यह है कि शिद्दत पसंद तंजीमों का गठजोड़ पाकिस्तान के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की गई एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ इंजमाम की कोशिश कर सकती है, जिसका मकसद जनूबी एशिया में सरगर्म तमाम अस्करियत पसंद ग्रोहों को पनाह देने की गर्ज से एक छतरी फराहम करना हो सकता है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अलकायदा के अफगान तालिबान के साथ रवाबित हैं। और दूसरी जानिब कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने इस रिपोर्ट पर अलग अलग रद्द अमल का इजहार करते हुए इसे हकायक के मुनाफी करार दिया है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे उस मासूम रिजवाना की, जिसके लिए आइंदा 48 घंटे अहम है। जिंदगी और मौत की कश्मकश में ज़ेरे इलाज इस बच्ची पर जुल्म करने वाली खातून अभी तक की गिरफ्त से बाहर है। यानी मुल्क में कमजोर के लिए अलग कानून है और ताकतवर के लिए अलग। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एहतशामुल हक साहब, चीन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और चीन के रवाबित, ताल्लुकात, सिफारती सतह पे, सियासी सतह पे हमारे ताल्लुकात बहुत अहम है, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी कोऑपरेशन हमारी चल रही है रीजन में भी देखा जाए। लेकिन इन अच्छे ताल्लुकात को, इस सफारती और सियासी दोस्ती को हमने कभी इकनॉमिकली ट्रांसलेट होते उस तरह से नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? बड़ा अच्छा सवाल है सलमा आपका। वाक़तन सूरत हाल यही है। मेरा ख्याल है हमारे जितने बिज़नेस कम्युनिटी में चले जाएं, हमारे इन्वेस्टर देख लें, बिजनेसमैन देख लें, इन्वेस्टर देख लें, सबको यही गिला है। कभी इतनी बड़ी दोस्ती जिसके बारे में वो 4 लफ्ज़ बोले जाते हैं, पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी, शायद से मीठी और पता नहीं क्या क्या। बल्कि बाय द वे एक दफ़ा तो नवाशी साहब भी एक दौरे पे थे और भूल गए, तो शबाशी साहब ने साथ बैठ के तो सारे जुमले कहे थे, याद होगा। देखिए, इनकी जो नायब वज़ीर आज़म आए हैं, इनकी अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि 2017 से 2023 तक डॉक्टर साहब एक नेशनल रिफॉर्म कमीशन बना था वहाँ, इस पे उन्होंने बहुत काम किया था सीपेक के हवाले से। तो इनकी इनिशियल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस दौरे में जो सबसे अहम चीज़ है डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी अनवर रज़ा, लेकिन 3 चीज़ें बहुत बुनियादी हैं जिसके लिए आए हैं, जो मेरी तलात हैं और आई एम श्योर के आप तक भी बहुत सारी चीज़ें पहुँची होंगी। देखिए, ये $25 बिलियन डॉक्टर साहब सेपेक के हवाले से जुल्फ़िकार आपको भी अच्छी तरह पता है कि अब तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। दूसरा फेज़ इसका सही मानों में शुरू नहीं हो पाया। ये पौने 4 साल देखा जाए तो कासिम के अब्बा का जो पीरियड था, ये खामखा की मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, वाक़तन इनके कुछ इश्यूज़ थे, ये काम रुक गया, ये चला ही नहीं आगे। अब ये बुनियादी तौर पर ये आए हैं क्योंकि इससे पहले आपने देखा 4 दिन का, थोड़ा दिन पहले ही एहसन इकबाल साहब दौरा करके आए हैं। जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं प्रोजेक्ट्स इनमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनर्जी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसमें चाइनीज़ बड़ी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन डॉक्टर साहब, उनका जो सीरियस कंसर्न है ना, वो इन तक जो पहुँचा है, कभी आपके यहाँ 3 चीज़ें बहुत ख़राबी का सबब बननी, जिसकी वजह से सीपेक उठ नहीं रहा। एक तो उन्होंने कहा है कि जी आपकी गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। दूसरा वो कहते हैं कि हुकूमती मुदाखलत हर जगह बहुत ज़्यादा है। तीसरा वो कहते हैं कि जी ब्लैक इकॉनमी, इनफॉर्मल इकॉनमी ने आपको डुबो दिया लेके। चौथा वो उनको कह रहे हैं कि जी आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, प्लान करते हैं, उसके बाद दूसरी मीटिंग होती है, फॉलोअप मीटिंग होती है, पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है उस सारे तनाज़ुर में देखा जाए सलमा, तो ये डेफिनेटली बात होगी। और ये जो हम आप बात करते हैं उठते बैठते, जो सवाल भी आपने किया था, भाई इतनी दोस्ती होने के बावजूद हमारी देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से देख लें, ट्रेड का बैलेंस देख लें, उनके हक़ में हार्डली मेरा ख्याल है $1.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, उनकी 20 बिलियन से भी ज़्यादा है। चाइनीज़ जो है ना, वो आप देख लें, जो उन्हें कहा जाता है माज़रत के साथ, वो आते नहीं उस तरफ ना, जो कहा जाता है जी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, वो इस तरफ नहीं आ रहे होते। फिर एक बड़ा उन पर इल्ज़ाम लगता है कि जी 9 जो इकनॉमिक जोन बनने थे, जो हब बनना था जिसमें हमारी जॉब क्रिएशन होनी थी, यहाँ से सामान बन के बाहर ममालिक में जाना था, हमारी इकोनॉमी में उसका बड़ा रोल होना था, वो नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है इन इश्यूज़ पे डेफिनेटली इनकी बात इनको एड्रेस किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, फेज़ 1 मुकम्मल हुआ सीपेक का, फेज़ 2 में 9 इकनॉमिक जोन बनने थे, जिसका एहतशाम साहब ने जिक्र किया, वो क्यों नहीं बने? चाइना हमारे कर्जे रोल ओवर किए जा रहे हैं और हम अभी तक इंतजार में बैठेंगे, हमारे पास और पैसे आएंगे, पहले वाले हम वापस नहीं कर पा रहे। पहली बात तो सलमा, जो साहब आए हैं नायब वज़ीर आज़म, ये मईशतदान है,
ये इकोनॉमिस्ट हैं और पीएचडी की डिग्री है इनके पास जबरदस्त। और जो काबीना है पॉलिट ब्यूरो उसके मेंबर हैं, उसके अनवर साहब 24 मेंबरान, और आप समझिए कि कर्जा जो हमें दे रहा है उसकी काबीना में 24 मेंबरान हैं, और जो कर्जा लेने वाला है उसके पास 85 मेंबरान बैठे। एक तो ये बड़ी अजीब सी बात। अच्छा, एक मस्बत पहलू है और एक मनफी पहलू है सीपैक का, जो 10 साल का हमारा तजुर्बा रहा है। देखिए 2013 में लॉन्च हुआ और इब्तदाई तौर पे वो 17 तरजीही मंसूबे, प्रायोरिटी प्रोजेक्ट जिनको कहते हैं, उसमें से 9 मुकम्मल हो गए हैं, 7 ज़ेर तामीर हैं, एक अभी कच्चा पक्का है, वो थर वाला। तो 2013 में एहतशाम साहब आपको याद है हमारे यहाँ लोड शेडिंग बेतहाशा होती थी, और उस वक्त हमारी अव्वलीन हुकूमत की तरजीह थी कि लोड शेडिंग को किसी तरह ख़त्म किया जाए। तो कोई 9000 मेगावाट ये सीपैक के तहत लगा, नेशनल ग्रिड में आया, नेशनल ग्रिड में आया। तो वो लोड शेडिंग आपने देखा कि तकरीबन खत्म हो गई। तो ये तो खत्म हुई, ये तो उसका खत्म हुई थी। अच्छा, देखिए अभी जो खत्म, जो आप कह रहे हैं लोड शेडिंग जारी है, उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी कम है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास डॉलर्स खत्म हो रहे हैं और हम फ्यूल लेने के काबिल नहीं हैं, उसकी वजह ये बनती। अच्छा, मस्बत पहलू आपके सामने आ गया, एक मनफी पहलू बनता है। जो बिजली के मंसूबे लगे हैं वो ज़्यादातर कोयले के हैं, तो उसको कहा जाता है डर्टी एनर्जी, यानी कि वो गंदी तवानाई है, क्योंकि वो पोल्यूशन बहुत करती है। एक तो ये मनफी है, और दूसरा मनफी एस्पेक्ट ये है कि वो बिजली महंगी बहुत है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट कोयले के हुए थे, शायद हमारी टीम ने मुज़ाकरात ठीक नहीं किए, वो 8.5 रुपए का कोयले का यूनिट था, जबकि इंडिया में 4.5-5 रुपए था, बांग्लादेश में 5 रुपए। हमारा कोयला भी तो इन्फीरियर है ना, हमें इंपोर्ट करते हैं कोयला, जी कोयला हमारा साउथ अफ्रीका से आता है। ये एक और बड़ी खराबी हमारे थी। पास ट्रिलियंस वो जो थर्मल से हम बिजली बना रहे हैं, क्या वो इसके अंदर नहीं आती? देखिए कोयले के जो प्लांट बनते हैं वो जिसको कहते हैं माइन स्पेसिफिक, जैसे आपके घर में अगर जनरेटर लगा हुआ है तो आप उसमें कोई भी डीजल डाल दें, लेकिन कोयले का जो प्लांट बनाया जाता है वो एक कोयला खास कान से आता है, एक कान के लिए एक प्लांट लगता है। अब ये हमारा जो है ये साउथ अफ्रीका की जो कानें हैं वहां से कोयला ये आ रहा है, और ये मनफी पहलू बन जाता है। आप देखिए कोयला आप उतारते हैं, कराची में साहिवाल तक आता है, सारे रास्ते में पोल्यूशन फैलाता है, तो बिजली महंगी है और डर्टी एनर्जी। ठीक है, आपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें बता दी। अनवर साहब, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा चाइना के हक में रहा, लेकिन हमने कभी फायदा नहीं उठाया। हमारी कमजोरियां कहाँ पे हैं, हमारी वीकनेसेस क्या है? अच्छा सलमा, इस आपके सवाल पर मैं जो दौरा चीन के हवाले से बड़ा एक अहम सवाल मेरे ज़हन में था। इसके 2 पहलू हैं, एक तो माशी और एक सियासी। माशी तो ये है कि शहबाज शरीफ इसमें बिल्कुल बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें और डेवलपमेंट के वर्क्स देखें, उन्होंने 14 माह थे उसमें बहुत काम किया। ये जो इस वक्त उनके बिल्कुल आखिरी अयाम जो हैं उनकी हुकूमत के, उनके नहीं, उनकी हुकूमत के अयाम, उनकी हुकूमत के जो आखिरी अयाम हैं, तो उनके मुताबिक जो 8 अगस्त वो कह रहे हैं असम्बली डिज़ॉल्व करेंगे। तो इस वक्त नायब वज़ीर आज़म चीन के दौरे का मकसद ये है कि आप इकोनॉमिकली वो बताना चाहते हैं उन क़ुव्वतों को जो उनको लेके आए हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और वो उनमें विल है और वो ये काम कर सकते हैं, और उन्हें प्रूव भी किया, पहली बात। दूसरी बात, हमारी हाँ गलतियाँ कहाँ पर हैं। देखिए, आपको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपका काम है, यहाँ पर उन्हें टारगेट किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वक्त पर जो मंसूबे कंप्लीट करने थे वो हमारे एंड पे नहीं था, हम नए कर्जों की तरफ लगे रहे और हमने वो मंसूबे वक्त पर कंप्लीट नहीं किए। 9 इकोनॉमिक जोन पहले फेज में था शायद एहतशाम साहब, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, 10 बरस हो गए इस मंसूबे में। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट किसी और मुल्क को दिया जाए तो वो बिल्कुल मुकर्रर वक्त से पहले इसको मुकम्मल करेगा, क्योंकि देखिए काशगर से ग्वादर तक जो बुलेट ट्रेन है वो चलनी है, फिर रोड्स हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमारी अपनी गलतियाँ हैं, हम जिसकी वजह से बहुत पीछे रह चुके हैं। पॉलिटिकली एक दूसरे की खींचातानी वो इसमें बड़ा मैटर करती है, सिक्योरिटी बड़ा मैटर करती है। बलोचिस्तान का इशू इंपॉर्टेंट है इंतहाई, उस पर आपको बड़ा गौर करने की ज़रूरत है, उसको पॉलिटिकली भी जी हल करने की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी के हवाले से भी उस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सारे पहलू जो हैं इनको मद्देनजर रखना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट पहलुओं का आपने अनवर साहब जिक्र किया है। जुल्फिकार साहब, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। हमने जब भी अपनी पॉलिसी को डिफाइन करने की कोशिश की, इससे पहले कासिम के अब्बा थे, वो कहते थे कि हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए चीन के साथ या रशिया के साथ। हालांकि चीन के साथ ताल्लुकात वहाँ पे हमारे डगमगाए भी उस दौरे हुकूमत में। फिर उसके बाद जब अमेरिका की बात आती है, वो अमेरिका को आंखें दिखाते थे, लेकिन ज़ाहिर है हम स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, हम किसी सूरत अमेरिका को भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तो अगर हमें चाइना और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बैलेंस करना है, खित्ते में तवाज़ुन के लिए, ज़ाहिर है हमें अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, किसी एक को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए और कहाँ पे हमने अपनी खारजा पॉलिसी को मिलान किया है?
دیکھیں یہ ایک پرابلم پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے کہ جو پروجیکٹس پاکستان جس پہ فوکس کرتا ہے یا خارجہ امور کے حوالے سے جو پالیسیز بناتا ہے وہ پرسنالٹی اورینٹڈ تھوڑی سی رہی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ایسے جو پروجیکٹس پہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھا جائے, تھوڑا سا پرسنل انٹرسٹ اس میں آگے آ جاتا ہے, اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. باقی دنیا میں ہر ملک کیا کرتا ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتا ہے. صحیح. جہاں تک بات کی قاسم کے ابا کی, وہ تو کہتے ہیں کہ جی امریکہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی امریکہ جیسی جمہوریت چاہیے, سعودی عرب جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی سعودی عرب جیسا احتساب چاہیے, چائنا جاتے ہیں کہتے ہیں جی چائنا جیسا زبردست سسٹم چاہیے, زیرو ٹالرنس ہے. تو وہ ایک ہی وقت میں کئی قسم کے جو نظام ہے ان کو لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو آئیڈیلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکے. چائنا کا ہمارے سامنے جو ایشوز تھے, چائنا نے 2-3 دفعہ سیکیورٹی ایشوز پہ ان کے پرابلمز تھے. گوادر کا ایشو تھا, بلوچستان ایشو تھا, سپیڈ جتنی اس پہ سی پیک پہ ہونی چاہیے تھی وہ ایشو تھا. تو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پولیٹیکلی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں. عدم استحکام جو پولیٹیکلی ہے یہ ساری چیزوں کو خراب کر رہا ہے. اور آج بھی جو پاکستان کو پیسے سعودی عرب سے ملے ہیں, امارات سے مل رہے ہیں, قطر سے مل رہے ہیں یا چائنا سے سپورٹ مل رہی ہے, وہ بھی کنڈیشنل ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر کریں, یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اچھا, دوسری جو سی پیک سے ریلیٹڈ چیز ہے سلمہ, ہمیں یہ چاہیے تھا, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا, بصیرت قوم ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے. ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی, ہمارے چیمبرز میں اس پہ ڈسکشنز ہوتی, ہم سکلڈ لیبر کو تیار کرتے, اپنے لوگوں کو سکلڈ کرتے, تاکہ چائنا کو لاکھوں لوگ چاہیے تھے اس پروجیکٹ کے لیے, وہ یہاں سے وہ ساری افرادی قوت لیتے. اب بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس نہ سکلڈ لوگ ہیں, نہ سکلڈ لیبر ہے, نہ انجینئر ہے, وہ سارے کے سارے وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اور آپ کے پاس اپرچونٹی رہ گئی ہے کہ آپ جو وہاں پہ سی پیک کے اوپر مختلف اسٹیشنز بنیں گے, وہاں پہ ہوا بھرنے کے لیے آپ کے لوگ ہوں گے, کھانا کھلانے کے لیے آپ کے لوگ ہوں گے, جوتے پالش کرنے کے لیے آپ کے لوگ ہوں گے. تو آپ یہ بہت بڑی اپرچونٹی مس کر گئے ہیں. یعنی گورنمنٹ کو چاہیے تھا اپنے لوگوں کو تیار کرتے, ان کو سکلڈ کرتے, تمام چیمبرز کو آن بورڈ کرتے, لیکن ہم آپس کی لڑائیوں میں پھنسے رہے. اور سی پیک جیسی اتنی بڑی اپرچونٹی جس کو سعودی عرب ریئلائز کر رہا ہے, ایران اس کو سمجھ رہا ہے, ٹرکی اس کو سمجھ رہا ہے, لیکن جہاں سے شروع ہوا دوستی ہماری چائنا کے ساتھ تھی, یہاں سے سٹارٹ ہوا, ہم وہ اپرچونٹی اس طرح سے اویل نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, ہمیں اس اپرچونٹی کو ویل کرنا چاہیے, اور جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں وہ پوائنٹس بھی ہم نے ہائی لائٹ کی. ایک چھوٹا سا واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاملے پر کس طرح امریکہ آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی پاکستان اور چائنا کے تعلقات سے متعلق. احتشام صاحب, چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی جب سے صلح کرائی تو چائنا کا انفلوئنس بڑھا ہے, لیکن امریکہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے اس انفلوئنس کو کم کیا جائے, اور اس کے لیے یورپی یونین بھی غالباً ایکٹیو رہتا ہے بہت زیادہ. کیا چائنا کا انفلوئنس اس معاشی کنڈیشن میں کم کرنا کم ہے؟ چائنا ایک بڑی اکانومی ہے. دیکھیں, سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پہ سلمہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ جیو پولیٹیکل ریالٹیز ایسی ہیں وہ بڑا واضح طور پہ اشارہ دیتی ہیں کہ جی چائنا اور امریکہ ڈاکٹر صاحب اپنا ریجن میں انفلوئنس بنانے کے لیے ایک بڑے بھرپور کمپٹیشن میں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ہم مارے جا رہے ہیں. پاکستان ریلیشن کو انور رضا بیلنس کرنے چکر میں کہ امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک رہیں, چائنا سے بھی رہیں. امریکن کہتے ہیں جی نتھنگ ڈوئنگ, آپ سی پیک سے باہر نکلیں. اور جب بہت ہمیں دبانا شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو قرضے آئی ایم ایف کے کیوں لے کے دیں, آپ کو قرضہ دیتے ہیں لے کے آئی ایم ایف کا آپ چائنیز قرضے جو ہے نا وہ اتارتے ہیں, اور بڑے بھاری انٹرسٹ ریٹ والے, تو ہم کیوں کریں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ چائنیز نے یہ جو ایک آپ دیکھ لیں تقریباً 250 ممالک میں ان کا یہ رول بیلٹ انیشیٹو چلا گیا ہے, جس انداز سے $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہماری 60 بلین کی یہاں پاکستان میں سی پیک میں, وہ انفلوئنس تو بڑھا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ تو اب امریکہ کا میڈیا بھی, ان کی انٹیلیجنسی ابھی ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے عجیب و غریب قسم کا یہ خبر تھی کہ جب پتہ چلا کہ جی چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا دی. وہ کہتے ہیں ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایران جو ہے نا وہ سعودی عرب کے ساتھ یا سعودی عرب ایران کے ساتھ صلح کر لے گا. ادھر اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہوا ہے کہ جی یہ کیا ہو گیا معاملہ. تو یہ ڈیفینیٹلی کام تو دکھایا, وہ بڑی زبردست تصویر تھی. آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ شی جس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دونوں کے ساتھ, ان کے فارن منسٹر غالباً تھے, وہ جس انداز سے انہوں نے
सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मिलाया और उसके बाद जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया भी गई, तारीखी खबर थी। तारीखी खबरें तो चाइनीज़ तो ये अपने पैसे के ज़रिए सारा कर रहे हैं। अब देखें ये चाइना ने एक और जो कमाल किया ना, पिछले 30 वर्ष 3 डेकेड में सलमा, उन्होंने जो अपनी इक़्तिसादी तरक्की के राज को छुपा के रखा। अभी चंद साल पहले तक डॉक्टर साहब आपको याद है वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहलाया करते थे, जब वो सारी दुनिया से वो कहते थे पैसा ले, और लेते भी रहे, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, यूनाइटेड नेशन से वो सॉफ्ट लोन तो छोड़ें, ग्रांट्स भी लेते। ये तो अमेरिकन को अब पता चला आके कि भाई वहाँ पे जाकर दुनिया देखती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है चाइना का, अमेरिकन तो पीछे रह गए। कासिम के अब्बा गए थे ना न्यूयॉर्क एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि वहाँ पे गाड़ी चलती है तो बंदा ऐसे ऐसे ये सड़कें हैं, कहता है चाइना जाओ तो वहाँ पे सूरत हाल क्या है। तो मेरा ख्याल है चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। असल बात है सलमा के हमें उनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहिए, प्लस हमें साथ साथ देखने चाहिए कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं हम भी उनको भी प्रोटेक्ट करें। और ज़ाहिर है अमेरिका और आप उसके बाद यूरोपियन यूनियन को हम अलहदा नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल और पॉलिटिकल सर्वाइवल डिमांड करती है कि बैलेंस करने की कोशिश करते रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये एक्टिविटी कि चाइनीज़ नायब वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है और ज़ाहिर है बड़ा अच्छा खुशाइंद दौरा है उनका, लेकिन साथ ही साथ आज आपने गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। महंगाई 29% रहने का इम्कान है, शरह सूद को बरकरार रखा जाएगा 22% पे, लेकिन साथ ही साथ बिजली मज़ीद महंगी करने के लिए भी सोचा जा रहा है क्योंकि IMF की डिमांड है। अमेरिका हमेशा IMF के थ्रू आर्म ट्विस्टिंग करता है, इस वक्त चाइनीज़ नायब वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान में, तो इस सिनेरियो क्या है? दोनों बातें आपने की, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ चीन जो है। एक तो एहतशाम साहब, चीन से तवक्कुआत मुझे लगता है हमें कम कर लेनी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक कॉरिडोर है। ये एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है वो बेल्ट एंड रोड कहलाता है और बेल्ट एंड रोड के नीचे 6 कॉरिडोर्स, ये वाहिद कॉरिडोर हमारा नहीं है। और 2013 में जब लॉन्च हुआ, वहाँ से 2021 तक तो धड़ाधड़ पैसे फेंके चाइना ने। आपने $1 ट्रिलियन का जिक्र किया, $1 ट्रिलियन लगा दी। 2021 के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि वो $1 ट्रिलियन में से लगभग $700 अरब जो है वो बैड लोन हो गया, वो स्ट्रेस हो गया। जिन मुल्कों को दिया है वो मुल्क वापस नहीं कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान शामिल है। चीन ने 2021 के बाद हाथ रोक लिया। 2021 के बाद वो चीज़ नहीं आ रही जो 2013 और 2020-21 के दरमियान देखी जा रही थी। तो जो हम कह रहे हैं कि हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन रुक गए हैं, वो शायद हमारी तरफ से भी कुछ कोताही ज़रूर हुई है, लेकिन चीन ने भी अपना हाथ जो है वो रोक लिया है। तो एक तो हमें ये तवक्को रखना कि हमारा चीन से वो फेज़ 2 शुरू होगा और बेशुमार डॉलर्स आएंगे। चीन ने डॉलर डालने हमारी स्किल्ड लेबर को वो प्रेफर नहीं करता। देखिए ना, हमारी स्किल्ड लेबर को वो प्रेफर नहीं करता, वो अपने लोग लेके आते हैं। मैं अभी यही वादा ये था कि हमारे लोगों को तैयार करेंगे, तो अपने लोगों को लेके आ रहे हैं। जहाँ सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये हाल नहीं है, जो बाकी 5 कॉरिडोर्स हैं वहाँ भी ये। अच्छा, फिर ये जानना कि ये पूरे कॉरिडोर का पूरी स्कीम का मकसद क्या है। इसका मकसद है कि चीन की जो तवानाई की नीड्स हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, उसको पूरा करना। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर 60 बिलियन खर्च दिया, आपको पता है कि रूस में 350 अरब लगाया है, कतर के अंदर 250 अरब रुपया लगाया, डॉलर लगाया। तो सारे डॉलर्स तो उस जगह पे लगाए जा रहे हैं जहाँ पे तेल है, जहाँ पे चीन। अब देखिए हर मुल्क ने अपने मफादात देखने, हमने अपने मफादात देखने। और मुझे ये दोबारा से कि तवक्को रखना कि अगले कुछ सालों में चीन से बहुत डॉलर आने वाले हैं, चीन ने हाथ रोक लिया। ठीक है, और चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये जो ताल्लुक हम गहरा होते हुए देख रहे हैं, हम इसको गहरा हो नहीं कहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है 10 साल मुकम्मल हुए हैं और इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। लेकिन अनवर साहब, आज हमने एक और इकोनॉमिकली बड़ी डेवलपमेंट देखी। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है 2 साल के बाद। ये इससे पहले 2 साल पहले हमने इस तरह की सूरत हाल देखी थी। क्या इन्वेस्टर्स अब एतमाद का इजहार करेंगे? क्या ये 10 साल मुकम्मल होने को हम ये समझे कि हमारे ताल्लुकात अगर चाइना के साथ अच्छे हो रहे हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स हम पे एतमाद कर रहे हैं? नहीं सलमा, ये बात नहीं है। ये तो आपको पता है इकानमी की सूरत बेहतर होती है, स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी की जानिब आती है, मस्बत उसमें रुझान होता है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये है कि आप देखिए कि एग्रीकल्चर, IT और इकोनॉमिकल जो विल है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिया कि इसको हमने बेहतर करना है। एक तो अब सियासी इस्तेहकाम आएगा। देखिए जब निगरान सेटअप आएगा उसके बाद इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के नतीजे में कोई भी गवर्नमेंट हो, वो हंग पार्लियामेंट भी हो ना, लेकिन 5 बरस के लिए आपको ये होगा कि हुकूमत आपकी होगी और फिर इतना शोर भी होगा ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए
ये इस्तेहकाम इसलिए आ रहा है कि अब लोगों को ये यकीन होता चला जा रहा है कि IMF से आपका एग्रीमेंट साइन हुआ, CPEC आगे बढ़ता चला जा रहा है और आपके जो दोस्त ममालिक है वो आपके साथ एग्रीमेंट्स करने को तैयार हैं। यहाँ पर अब आप देखें सैलाब के बाद अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तरतीब दीजिए जिस पर आपको फंडिंग मिलेगी, डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो आप देखिए कि वहाँ पर पैसा आएगा, फिर लेबर होगी, बहुत सारी इंडस्ट्री इन्वॉल्व होगी, तो वो हालात उसकी जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए आपको स्टॉक मार्केट और बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब की कि हमें किसी भी मुल्क पर तकिया नहीं करना चाहिए, चीन पर भी स्पेशली। देखिए इंडिया हो, चीन हो, अमेरिका हो, ईरान हो, हर मुल्क को अपने इंटरेस्ट के उन्हीं को वॉच करते हैं। आप देखिए कि अमेरिका और भारत की ट्रेड देख लीजिए, चीन और अमेरिका की ट्रेड देख लीजिए, उसकी निस्बत पाकिस्तान को देख लीजिए, हमने कुर्बानियाँ उनसे ज़्यादा दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था, पूरी दुनिया का मसला था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमने उठाया पैसों के हवाले से भी। और अगर आप देखें कि ह्यूमन एंगल से तो 70,000 से ज़्यादा शोहदा की कुर्बानियाँ हमने दी हैं, लेकिन उसका जो समर था वो हमने नहीं लिया। और ना ही पाकिस्तान को उस तरह पाकिस्तान ने डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए इकदाम किए जिस तरह करने चाहिए थे। हम आपस की लड़ाइयों में लगे रहे, हमें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें अब ये देखना है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें अपनी पॉलिसी का तसलसल रखना चाहिए। जब पॉलिसी तसलसल होगा तो फिर आपको जो दीगर मालिक है वो आपके साथ एग्रीमेंट्स भी करेंगे और आप पर एतमाद का इजहार भी करेंगे। ठीक है, एतमाद के इजहार के लिए एक और चीज़ जुल्फ़िकार से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी 1-2 दिन पहले जब आर्मी चीफ गवादर गए, एक तो उसके अंदर भी एक मैसेज था कि इसको प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए CPEC से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होंगी। एक तो ये बात, फिर दूसरी ये बात कि अगर स्किल्ड लेबर अपनी लेके आता है चीन पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जहाँ भी वो काम करते हैं, दैट मीन्स कि अल्टीमेट फ़ायदा तो चाइना का है। उनके लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं। हमें फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है? हम तो तवक्को लगाए बैठे हैं कि चीज़ें कंप्लीट होंगी, हमारे तो वो 9 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल ही नहीं हुए। देखें, चाइना किसको क्या दे रहा है इस पे ज़रूर हमें बात भी करनी चाहिए, नज़र भी रखनी चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि जो आपको मिल रहा है वो मज़ीद उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं और उसको आप मटेरियलाइज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक अपॉर्चुनिटी आई है तो आपने उस पर क्या तैयारी की, आपने कितना हिस्सा किस तरह से वसूल किया। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस हमारा अपने इस इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए। अमेरिका के एक अज़ाइम है पूरी दुनिया के लिए, एक तोसी पसंदाना उनके अज़ाइम होते हैं, वो एक तकरीबी सोच रखता है, वो लोगों को पैसे भी देता है मुल्कों को, लेकिन गालियाँ भी खाता है। चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया समेत पूरी दुनिया की मार्केट से बिलियन डॉलर कमा के ले जाता है, वो बिज़नेस करता है और हम हार लेके उसके लिए खड़े होते हैं और हम कहते हैं जी हमारी दोस्ती उनसे शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची, समुंदर से गहरी है, हालांकि वो प्योर बिजनेस कर रहा है। तो हमें इस मेंटालिटी को, इस चीज़ को समझना होगा, हमें भी उस पेस के साथ चलना होगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो उसके बाद हम लकीर को पीटते रहेंगे। इंडिया सॉफ्टवेयर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तो सोचना यह है कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है, आपने इसी चीज़ पे फोकस रखना है या आपने कुछ करना भी है। आप देखिए सऊदी अरब और ईरान और इवन अफ़गानिस्तान इस तरक्की का, इस CPEC का हिस्सा बन गया और वो भी इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो तसलसल पॉलिसीज़ के अंदर है वो ना होने की वजह से, हमारे CPEC के हवाले से आए रोज़ जो चेंजिंग हुई है उसकी वजह से और हमारा फोकस ठीक ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा जो बुनियाद रखी है, अगली गवर्नमेंट अगर इसी को कंटिन्यू करती है तो इसके बहुत बेहतर रिजल्ट निकल सकते हैं। बिल्कुल तवक्को रखी जा सकती है कि आइंदा गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, लेकिन होता क्या है कि पर्सनैलिटी ओरिएंटेड चीज़ों को बना दिया जाता है जो कि नहीं होती, क्योंकि चाइना हमेशा ये कहता है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान से कोई भी हुकूमत आया जाए फ़र्क नहीं पड़ता, और अल्टीमेट गोल ये है कि इस खत्ते में CPEC के समराज सबको मिलने चाहिए, इलाकाई राब्ते को बेहतर बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई का मरकज़ होना चाहिए, लॉजिस्टिक हब होना चाहिए, तजारती ताउन को बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें अमन से मशरूत हैं तो एहतशाम सब खबरें ये भी आ रही थी कि अलकायदा और TTP इत्तेहाद कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए मुज़ायका खेज़ बात ये थी कि TTP ने तो चलें तरदीद की इस मामले की, अफ़गान हुकूमत, अफ़गान तालिबान भी तरदीद कर रहे हैं।
کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا؟ وہ کس کیپیسٹی میں ڈینائی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے بہاف پہ؟ دیکھیں القاعدہ سے زیادہ داعش، القاعدہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ٹو سم میجر ایکسٹینٹ انہوں نے اس کو ختم کر دیا امریکن نے، اور اگر وہ رہ گئے تھوڑے بہت تو افریقہ میں چلے گئے، یہاں کم ہے۔ داعش نے سر جس طریقے سے اٹھایا ہے نا، یہ جو عراق سے معاملہ شروع ہوا تھا، وہاں پہ اب جتنی افغان طالبان ہمارے ملک والی تنظیمیں ہیں وہ آدھی سے زیادہ کہا جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل گئی ہیں، کیونکہ ان کے اختلافات جو ہے نا وہ افغان حکومت کے ساتھ شروع ہو گئے۔ افغان حکومت بھی نا، افغان طالبان بھی سلمہ ڈرتے ہیں داعش کے ساتھ۔ کئی دفعہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اگر بہت زیادہ سختی کی یہ ٹی ٹی پی پہ تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب اہم بات یہ ہے کہ جو 40 برسوں میں ہم نے افغان طالبان کے درمیان جو ماڈریشن جو ان میں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، سخت رویے آج بھی انہی کے ہیں۔ اور یہ ہمارا ٹی ٹی پی جو کہتے ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ بالکل لیجینس آپ نے دیکھا ملا عمر کو انہوں نے دی ہوئی تھی ہمارے ٹی ٹی پی والوں نے۔ تو ابھی آپ دیکھیں یہ دونوں کے پی اور بلوچستان بڑے حوالوں سے ڈس فنکشنل پروونسز بن چکے ہیں۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ دیکھ لیں عوام نے ان کے ساتھ سیز فائر کر کے بھی دیکھ لی، ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ نیگوسیشن بات چیت کر کے بھی دیکھ لی، 40,000 لوگوں کو واپس اسلحہ سمیت ہم واپس لائے۔ قاسم کے ابا نے سب سے بڑا ظلم میری نظر میں یہ کیا، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہی طالبان، افغان طالبان جو ہے نا وہ ان کو انڈائریکٹلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اون کرتے ہیں ٹی ٹی پی والوں کو، اور وہ تیار ہی نہیں ہے کہ انر نورستان اور قندھار سے ان کو کیسے نکالنا ہے۔ وہ ہارڈن کہتے ہیں 4 سے 5,000 لوگ ہیں پلس ان کی فیملیز ہیں، 3 شادیاں انہوں نے کی ہیں، ایک بندہ نے بچے ان کے کہتے ہیں 8 10 بچے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جس طریقے سے ان کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، افغان طالبان کو بھی، ہم کو بھی کرتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ جو ہم نے اپنے اہداف سلمہ رکھے تھے نیشنل ایکشن پلان میں وہ پورے نہیں ہوئے۔ دیکھیں نا 24 میں سے 13 ہوئے، باقی نہیں ہوئے۔ ابھی دیکھیں نیکٹا جو ہے ٹیررزم اتھارٹی، وہ کبھی اس کو فعال ہی نہیں بنائے گا انور رضا، کبھی 6 مہینے تک اس کا چیئرمین ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے سلیبس کو تبدیل کرنا تھا، مدرسہ ریفارم کرنی تھی، ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہمارا مشکلات ہماری رہی ہیں فیٹک کے چکر میں، ہم نے ٹیررزم کو اور اینٹی جو کیا کہتے ہیں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کو بڑی حد تک کور کیا، لیکن بہت سارے کام ہم نے خود کرنے، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں میرے باوجود اس بات کے کہ آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان آج لگتا ہے کہ اکیلا کھڑا ہے۔ تو میرا خیال ہے میں خود ہی اس مسئلے کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے 2013-14 میں دیکھا تھا پیک تھا دہشت گردی کا، اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو 9 سال کے بعد 2014 میں ایک بڑا حملہ ہوا تھا غالباً کراچی ایئرپورٹ پر 2014 میں، اس کے بعد 9 سال کے بعد بڑی کارروائی ہم نے دیکھی تھی طالبان کی طرف سے 16 فروری کو پولیس چیف کے دفتر پہ حملہ۔ اب بھی حالات جس طرف جا رہے ہیں بڑی خطرناک لہر ہے، کیا ہم 2013-14 کی صورتحال پہ واپس پہنچ رہے ہیں؟ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اصل میں خطرناک بات یہ ہے کہ جو پیک ہم نے دیکھا تھا اس طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اور جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہتی ہے احتشام صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ جو بچے ہیں القاعدہ کی لیڈرشپ ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد ہو گیا ہے۔ اور یہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ پچھلے 2 سے 3 مہینے کے جس قسم کے اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر، ایک تو ٹریننگ لیول جو ہے نا ٹی ٹی پی کا وہ بہت بڑھ گیا، کہ وہ والا نہیں تھا۔ القاعدہ اور ٹی ٹی پی ملے ان کا، اور وہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، ان کی ٹریننگ اور ان کا اکوپمنٹ، جس قسم کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اور جس قسم کی امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ اور ٹریننگ القاعدہ کے ساتھ، اور دوسرا ان کا اتحاد جو ہے وہ بی ایل اے کے ساتھ بلوچستان کے اندر۔ اچھا، ایک اور ڈائمنشن اس خطے کی یہ ہے کہ ایسٹ ترکستان موومنٹ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسٹ ترکستان موومنٹ جو خاص طور پہ چین کا نشانہ بناتی ہے، یہ بھی افغانستان کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں دہشت گردی کو، ایک تو ان کو علاقہ چاہیے جہاں پہ حکومت کی رٹ نہ ہو، وہ افغانستان مل جاتا ہے، دوسرا ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ انڈیا بے شمار ڈالتا ہے اس کے اندر، اور تیسرا ان کو نفری چاہیے، یہ نفری ان کے پاس طالبان کی ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیل سا کمبینیشن بن گیا، نفری بھی ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، اور وہ علاقہ بھی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ اصل بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ مجھے لگتا یہ ہے احتشام صاحب کہ ہمیں ایٹ سم سٹیج کراس بارڈر جو ہے، جو وہاں پہ ان کی سیف ہیونز ہیں، ان کے اوپر ان کو نشانہ بنانا پڑے، پھر بنائیں گے ان کو نشانہ بنانا ابھی پڑے۔ میسج بھی یہی دے کے آئے ہیں آصف درانی صاحب۔ انور صاحب، اگر ٹی ٹی پی اور القاعدہ یا کوئی بھی دوسرا گروہ اتحاد کر لیتا ہے، کیا یہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہے؟ دیکھیے سلمہ، یہ تو پورے خطرناک ہے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو 40,000 طالبان یہاں پر آئے ہیں اور جس طرح ماضی کی حکومت نے انہیں کے پی کے میں بسایا ہے، آپ دیکھیے اس کے دورس نتائج دیکھیے گا، دہشت گردی کیسے بڑھے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ افغان مہاجرین کو ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ انہیں واپس لے لیجئے، لیکن افغان گورنمنٹ نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ افغانی یہاں پر بسے ہوئے ہیں، یہاں پر پراپرٹیز خرید رہے ہیں، ان کے سی این اے سی بنے ہوئے ہیں، اور
یہاں پر اسلام آباد کے اندر میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہاں پر کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے موسٹلی افغان باؤنس میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے جب افغان گورنمنٹ اپنے باشندوں کو جو ان کو ایکسیپٹ نہیں کری تو پھر آپ 40,000 ایسے لوگوں کو جس میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنے دہشت گرد ہیں کتنے پرامن لوگ ہیں آپ ان کو اپنے علاقوں میں لے کے آئیں، پہلی غلطی تو ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ دوسری آپ نے نیکٹا کی بات کی تھی، رائے طاہر انتہائی امپورٹنٹ آدمی ہیں جنہوں نے نیکٹا کو بنایا تھا اور انہوں نے اسے بہت فعال بھی کیا ہے، وہ کوآپریشن ان کا فوج اور باقی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی وجہ سے ہی کے پی کے میں حالات وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہماری سیاسی اور ہماری ایڈمنسٹریٹولی بہت ساری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی نے دوبارہ جنم لیا۔ دیکھیے اس سے پاکستان کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ممالک ہیں اسپیشلی چین ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، یہاں پورے خطے کے لیے کہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ اب دیکھیے یہ صرف پاکستان کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، دعا میں گئے ہوئے افغانی جی وہاں پہ وہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے دو ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن شام صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ طے کر لیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، کہ ہم نے طالبان سے بات نہیں کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ زور بازو بات کرنی ہے، انہیں کریش کرنا ہے۔ دیکھیے یہ پالیسی بالکل درست ہے۔ آپ دہشت گردوں سے جب بات کریں گے تو مجھے یہ نارمل شخص جو ہے وہ کہتا ہے اگر دہشت گردوں سے بات کریں تو پھر میں اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر تو خدا نہ خواستہ جی پھر آپ یہ دیکھیے خدا نہ خواستہ اسلام آباد کے اندر کوئی گن اٹھا کے آ جائے وہ کہ میرے مطالبات کو تسلیم کریے، بڑی خطرناک سچویشن ہو جائے گی۔ ذوالفقار صاحب دہشت گردی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک یا دو لوگ نہیں ہے یا کوئی ایک وقت کی بات نہیں ہے کہ یہ بات چیت سے معاملہ حل کر لیا جائے۔ اب اس مائنڈ سیٹ کے لیے ہمارے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ افغانیوں کو 30 لاکھ تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو نان رجسٹرڈ ہیں وہ ملا کے 50-60 لاکھ تک بات جاتی ہے۔ یہ سارے لوگ پاکستان کے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، نوکریاں ان کو ملتی ہیں، گھر ان کو ملتے ہیں، کرائے ان کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ملتا۔ 22 کے بات نہیں کر رہی لیکن یہ فیکچوئل سچویشن ہے۔ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دہشت گردی کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو یہ سب سے بڑا نسخہ کیمیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا تو دہشت گردی کو آپ جڑ سے کاٹ سکیں گے۔ دیکھیں اس کے 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے دانشور کہتے تھے کہ امریکہ کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اور اس وقت بھی کچھ لوگ بات کرتے تھے کہ ابھی اس کو سٹے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد چائے کی پیالی بھی آپ نے کابل میں جا کے پی لی، پھر بغلیں بھی بجائیں، پھر بہت سارے لوگوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ماضی کی قیادت کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر ہم نے جشن بھی منائے، اور اس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور آج سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف چینی نائب صدر آپ کے گھر میں ہے، آپ کی سٹاک ایکسچینج دہشت گردی کے حملوں کے باوجود آگے بڑھ رہی ہے، ملک کے اندر سیاسی استحکام آ رہا ہے، آرمی چیف اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کوشش کر کے معاشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری جو ایفرٹس ہیں، یہ ساری ایفرٹس پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے اگر امن خطے کے اندر نہیں ہوتا۔ تو اس امن کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح آرمی چیف نے کہا تھا کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان کا بیانیہ اسی صورت میں آگے بڑھے گا جب ماضی کی قیادت کی گئی غلطیاں جو ہیں اس کو ان کے اثرات جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور واضح پیغام دینا ہوگا بارڈر پار کہ اینا بہت ہو گئی، ہم نے بہت برداشت کر لیا، اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اور جب آپ زیرو ٹالرنس پہ یہ پیس پہ چلے جائیں گے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ 11، 12 اور 13 کے اندر بھی ایسے ہی تھا، قوم تقسیم تھی، اوپینین میکنگ تقسیم تھی، پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آرمی لیڈرشپ نے سب کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا، اور اس کے نتیجے میں میڈیا نے سپورٹ کیا، اور راتوں رات صورتحال بدل گئی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، سارے سٹیک ہولڈرز کو، سول سوسائٹی کو، عوام کی موبلائزیشن کر کے ایک چھت کے نیچے جمع کر کے پوری قوم کو یونائٹ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ قوم کو اعتماد میں لے کے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت اہم معاملے کی بات کریں گے۔ رضوانہ ایک 14 سے 15 سال کی بچی جس پر گھر میں رکھ کر تشدد کیا گیا، ایک جج صاحب کی اہلیہ تھی، ابھی تک وہ احتشام صاحب گرفتار نہیں ہوئے۔ دیکھیں انہوں نے فوری طور پہ تو ضمانت کروا لی تھی، اور ہمارا 1935 کا کرمنل جسٹس سسٹم جو وہ کہتا ہے جی ضمانت تو آپ جو مرضی کر کے آئیں ضمانت تو آپ کو مل سکتی ہے، بیل فور ریسٹ کی مل سکتی ہے۔ آپ چلیں وہ تو آپ نے کروا لی، اس کو پھر بڑھا بھی لیا انہوں نے، اب لگتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد
आहिस्ता आहिस्ता मामला ख़त्म ही हो जाएगा, जिस तरह इस तरह के बहुत सारे केसेस में हमने देखा। देखिए असल बात यह है कि जी मुल्क में जो हमारा निज़ाम चल रहा है वो टोटली डिसफंक्शनल है, और जिस अंदाज से हम देखते हैं कि माशरे में सरदार लोग बैठे हैं, कबाली लोग बैठे हैं, फ्यूडल्स बैठे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। जो नौ दौलती हैं, जिसके पास 4 पैसे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग स्ट्रॉन्ग है, उनका ये ख्याल है कि जी हम तो आइन से कानून से मावरा हैं, हम जो भी कर लें। और माजरत के साथ देखें, मुझे बताएं आज तक किसी बड़े आदमी को कोई सज़ा हुई है? आप देख लें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह उन्होंने इंसुलह करने की बात की, वो नहीं माने, उसके माँ बाप वो कहते हैं कि जी मर जाएंगे, 10 साल भी मुकदमा चला तो चले। अब तो सोशल मीडिया है अपनी, अब तो आपने देखा हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को भी कहना पड़ा कि हम आपके साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशन बाहर के ह्यूमन राइट्स की जो है वो सारी की सारी जो है ना वो अब इस मामले को दबाना आसान बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि जी इस पे कोई सीरियस एक्शन। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 करोड़ बच्चे अभी तक जो इस तरह चाइल्ड लेबर के जुमरे में आते हैं और रियासत उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। हमने SGD में यूएन के साथ ये एग्रीमेंट किया था कि हम इस सतह को कम करेंगे, ग्रेजुअली हम इस तादाद को नीचे लेके आएंगे, लेकिन हमने उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। सलमा, वो एतजाज एहसन साहब पढ़ा करते थे, रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। ये शहरी है ना, ये 2 करोड़ लोगों का आपने जिक्र किया, ये पाकिस्तान के, तो जिम्मेदारी तो रियासत की बनती है। जैसे आपने कहा वो SDGs के तहत, एहतशाम साहब जरा गौर करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हमने उनसे एग्रीमेंट किया था कि ये 2 करोड़ बच्चों से हम नीचे लेके आएंगे, इनको स्कूल भेजना शुरू करेंगे। अब SDG की मद में 70 करोड़ रुपए हमने एक MNA को दिया। आप अंदाजा करें जिस मकसद के लिए साइन किए गए थे और जिस मकसद के लिए आप पैसे दिए जा रहे हैं, तो पैसे रियासत के पास हैं, किन कामों के लिए, किन कामों के लिए है वो। आप उसी मद में, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मद में MNAs को 61 अरब रुपया आपने बांट दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। और ये वो था जो हमने मुआहदा करना था, 2030 तक हमने ये खत्म, एलिमिनेशन थी इसकी, यानी कि शुरुआत में आपने 2 करोड़ से कम करना था और 2030 में आपने ये खत्म कर देना था मामला। आज की जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो आप फिगर बता रही हैं, वो ये कहते हैं कि हर 4 घर जो है पाकिस्तान में, उसमें से 1 घर ऐसा है जहाँ पे बच्चों से मुशक्कत कराई जाती है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अनवर साहब, 2 नहीं 1 पाकिस्तान कैसे बनेगा, और चीफ जस्टिस किस बात पे सू मोटो लेते हैं अगर इस पे भी नहीं ले रहे? सलमा, हमारे यहाँ कवानीन तो मौजूद हैं, उन पर बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं होता। चाइल्ड लेबर के कवानीन पर अमल दरामद किया जाए तो ऐसे वाक़यात ना हो। मैं आपको ज़ाती तौर पर बता सकता हूँ, इस शहर के अंदर ऐसे दिलखराश वाक़यात हैं, शायद वो रिपोर्ट नहीं हुए। हम एक वाक़या पकड़ते हैं, उसका मीडिया ट्रायल करते हैं। हमें इसके रूट काज की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इसकी जड़ की तरफ जाना पड़ेगा, हमें चाइल्ड लेबर के कवानीन पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। एक बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हम वाक़े की तहकीक और तफ्तीश तो हमारा काम नहीं, वो पुलिस का काम है, इंक्वायरी करे। हमें कम से कम खबर देते हुए ये सोचना चाहिए कि क्या हम इसको हमने तस्दीकी आपको, हाँ जी, सोशल मीडिया ने मार दिया था कि बच्ची मर गई है, जबकि बच्ची नहीं मरी थी। हमें खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और हमें जो रियासत है, जो गवर्नमेंट है, उसको उस पर ये जोर देना चाहिए कि जो कवानीन है उस पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। जुल्फिकार साहब, अभी अनवर साहब ने कहा कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। डू यू थिंक ये मीडिया ट्रायल है? क्या उस बच्ची की कंडीशन जब मीडिया पे सबके सामने आई, क्या हर पाकिस्तानी शहरी को आवाज नहीं उठानी चाहिए? ऐसी एक बच्ची हर तीसरे चौथे घर में मौजूद है और ये किसी की भी बच्ची हो सकती थी, आज किसी भी आम शहरी की बच्ची होती, तो क्या इस पे इसी तरह की खामोशी होती जैसी आज नजर आती है? सलमा, बिल्कुल उठानी चाहिए। और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की आप बात कर रही थी, इस्लामाबाद के अंदर 50,000 बच्चे ऐसे मौजूद हैं, ये मैं फिगर बता रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, जिस पे अभी वो काम शुरू कर रहे हैं, पता नहीं वो कब आगे बढ़ेगा। 10 से 20% खवातीन किसी न किसी तरह घरों के अंदर तशद्दुद का शिकार बन रही है। मैं नहीं कर रहा, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कर रही है, और रिपोर्ट के अंदर ये कहा कि घरेलू तशद्दुद से हर साल 5,000 खवातीन हलाक हो जाती हैं। अफगानिस्तान और जमहूरिया कांगो के बाद खवातीन के हवाले से पाकिस्तान तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। हमने कभी इस पे सोचा ही नहीं कि ख़वातीन जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उनकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, वो भी हम पे फ़र्ज़ है। ये एक रज़वाना नहीं है, हर घर के अंदर हर रोज़ ये रज़वाना इसी तरह बेचारी तशद्दुद का शिकार होती हैं, और ये घर घर की कहानी है। और बदकिस्मती से उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, अल्टीमेटली वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं।
اور پھر اس کے بعد معاملہ ہمیں یہ کمپرومائزز کی چلا جاتا ہے۔ سچویشن جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، امید ہے آپ کو پبلک اوپینین پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔